Hello everyone, welcome you all in lecture 2 of solution. So हमने लेक्चर 1 में देखा था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है और हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स देखे थे जैसे परसेंटेज, ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, और इसके साथ साथ हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और उसके ऊपर कुछ हमने PYQs भी सॉल्व किया था। सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कुछ जो कंसंट्रेशन टर्म्स और रह गए थे उसको देखेंगे, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, और इसके ऊपर कुछ हम PYQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते मोलैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई और नीट में। सो मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो अगर मोलैरिटी को डिफाइन करना हो तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, इसे हम मोलैरिटी कहते हैं। इसको और सिंपल फॉर्म में करके लिखना हो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिंस नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, जो मोल्स होता है ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो यहां से हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होगा हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। यहां से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी को हम डिफाइन करेंगे। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो यहां से जो मोलैलिटी का डेफिनेशन बनता है होता है 1 ग्राम सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, उसे मोलैलिटी बोलते हैं। सो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इफ वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हुआ हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला। सो यहां से हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स पे। इसके बाद आता है हमारा नॉर्मेलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां से इसको डिफाइन करना हो तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे एक टर्म आया ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट को डिफाइन करना हो तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे एक और टर्म आया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को भी हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब यहाँ पे एक और नया टर्म आ गया एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। सो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आया इन सबको पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में। सो यहाँ से नॉर्मेलिटी क्या हो गया हमारा? ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट को हम यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट को इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 इफ सॉल्यूशन वॉल्यूम हमारा ml में हो तो। ये हुआ हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। सो यहाँ पे एक टर्म आया था एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स के लिए। एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर होता है वो उसकी एसिडिटी होती है। एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी को हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। मीन्स मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl को जब डिसोसिएट होता है तो देता है H प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा टोटल एक H प्लस आयन है। ठीक है, तो जो इसका एन फैक्टर हुआ वो होगा हमारा 1। लेकिन यही पर हम H2SO4 लेते हैं तो ये डिसोसिएट होता है, देता है 2H प्लस SO4 डाई नेगेटिव। सो यहाँ पे जो इसका एन फैक्टर होगा वो होगा 2। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा फॉर बेस के लिए क्या होता है? बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। मीन्स जैसे एग्जांपल NaOH, इसमें हमारा केवल एक रिप्लेसेबल आयन है OH नेगेटिव। सो इसका एन फैक्टर हो गया हमारा
1। थर्ड आता है साल्ट्स के लिए, सॉल्ट जो इसके लिए n फैक्टर डिफाइन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे हमारा ले लेते हैं कॉपर, कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। सो इस केस में जो हमारा n फैक्टर होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो ये रहा हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो इसके बाद अगला आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, सॉरी काई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स माना हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें 2 कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स है, एक है ए एक है बी। सो इस केस में हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ए एंड बी के लिए। सो पहले देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ए को डिफाइन करेंगे हम मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये हुआ हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इस केस में हो जाएगा मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। ये होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। और जो हमारा टोटल मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूशन का, मतलब काई ए प्लस काई बी, वो ऑलवेज 1 होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। अगर हमारे सॉल्यूशन में मान जाओ तीन कंपोनेंट्स हुए तो जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉरी 3 कंपोनेंट्स कंटेन करता है, 3 कंपोनेंट्स ए बी एंड सी। तो इस केस में जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यानी कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यानी कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना हो तो कितना हो जाएगा, एन सी प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सो और जो हमारा टोटल मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, दैट विल बी 1। सो एक चीज याद रखना है यहाँ से, जो मोल फ्रैक्शन होता है हमारा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता सॉल्यूशन का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे देख लेना, अगर मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब तुम गलत सॉल्व कर रहे हो, रीचेक कर लेना। सो ये रहा हमारा टोटल 9 कंसंट्रेशन टर्म। इसके बाद हम देखते हैं कुछ मान जो हमारा मोलैरिटी दे दिया उससे हमारा मोलैलिटी पूछ रहा है, या परसेंटेज दे दिया उससे हमारा मोलैरिटी पूछ रहा है, मतलब रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। सो इसका कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड मोलैरिटी। सो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारा क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है या मोलैरिटी पूछ रहा है, या मोलैरिटी दिया परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू, सॉरी मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
यहाँ पे हमारा जो कैपिटल एम है हमारा हो गया मोलैरिटी, परसेंटेज हमारा हो गया जो परसेंटेज वेट बाई वेट हो गया, और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम हो गया, और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग। डी इज इक्वल टू डेंसिटी, एम ऑफ सॉल्यूट मीन्स मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम परसेंटेज और मोलैरिटी को आपस में रिलेट कर सकते हैं। इस पे कुछ PYQs हम अभी सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद दूसरा जो आता है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में मोलैलिटी दिया है और हमें वहाँ से मोलैरिटी निकालना है, या मोलैरिटी दिया मोलैलिटी निकालना, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू m ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो टर्म्स है वो क्या क्या है देख लेते हैं। जो स्मॉल m है ये हो गया हमारा मोलैलिटी, कैपिटल M हो गया मोलैरिटी, D इज इक्वल टू डेंसिटी, और M ऑफ सॉल्यूट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम मोलैलिटी और मोलैरिटी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो रिलेशन है वो रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी। ठीक है, अगर हमारे सॉल्यूशन क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर दिया और उससे मोलैरिटी पूछ रहा है, या मोलैरिटी दिया ग्राम पर लीटर पूछ रहा है, तो उससे कैसे हम फाइंड करेंगे तो देखते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आता है, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू m ऑफ सॉल्यूट। ठीक, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है हमारा, स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर लीटर, m इज इक्वल टू मोलैरिटी एंड m ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये कैसे आता है तो ये तो इजी है। देखिए, जो हमारा ग्राम पर स्ट्रेंथ होता है, सॉरी, जो हमारा स्ट्रेंथ होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ। और जो हमारा मोलैरिटी होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, सो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे जो मोलैरिटी है और यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो जो मोलैरिटी हो गया यहाँ से हमारा, सॉरी, यहाँ पे जो मोलैरिटी हो गया इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम ग्राम पर लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, मोलैरिटी, सो यहाँ पे आ गया स्ट्रेंथ डिवाइड बाई m ऑफ सॉल्यूट। सो यहाँ से हमारा आ गया स्ट्रेंथ इज इक्वल टू m इंटू एम ऑफ सॉल्यूट। सो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है। इसके बाद आता है चौथा रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। सो इसका भी सेम आएगा, बस यहाँ पे
मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हुआ रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। इसका भी सेम है, स्ट्रेंथ का तो पता है क्या होता है और नॉर्मेलिटी भी पता है हमें क्या होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई ग्राम इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो इस पूरे के जगह हम लिख सकते हैं ग्राम स्ट्रेंथ। सो यहाँ से आ गया हमारा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, सॉरी डिवाइड बाई ग्राम इक्विवेलेंट। सो यहाँ से आ गया हमारा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक, इसके बाद लास्ट रिलेशन आता है मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी का। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इसको ध्यान से देखना। सो जो इसका रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, इसको हमेशा याद रखना। एन बाई एम इज इक्वल टू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है अभी मैंने बताया, जिससे मान जाओ एग्जाम्पल लेते हैं, मान जाओ हमारा H3PO PO4 हो गया। ये हमारा क्या है, एक एसिड है। ठीक है, एसिड है। अब इस एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? सो एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? उसकी एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी मतलब आयनाइजेबल H प्लस आयन, आयनाइजेबल H प्लस आयन। सो इसमें टोटल कितने आयनाइजेबल H प्लस आयन है, इसको देखने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। जो ये क्या है, तो H3PO4 P डबल बॉन्ड OH OH एंड OH। सो यहाँ पे टोटल 3H प्लस आयन है जो आयोनाइजेबल है। सो ये इसकी जो एन फैक्टर हो जाए, एन फैक्टर फॉर दिस, एन फैक्टर ऑफ H3PO4 विल बी 3। ठीक है, सो ऐसे ही अगर हमारा कोई बेस होगा जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो यहाँ पे टोटल 2OH नेगेटिव, मतलब दो रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन है। सो यहाँ पे हमारा जो एन फैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे अगर ऐसे ही हमारा कोई रिडॉक्स रिएक्शन रहा, जैसे जिंक हो गया, एक कन्वर्ट हो रहा है हमारा जिंक डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रही है इस रिएक्शन में, वही हमारा एन फैक्टर होता है। सो इस केस में जो हमारा एन फैक्टर होगा वो होगा 2, क्योंकि इस रिएक्शन में केवल टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है। सो ये हुआ हमारा कुछ रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, कैसे एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में जाए। सो इसके बाद हम भी कुछ PYQ सॉल्व करेंगे इन कंसंट्रेशन टर्म्स पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 20.6 ग्राम ऑफ NaBr is dissolved in 500 ml of water. What will be the molarity? Molarity of the obtained solution. इसका NaBr का मोलिकुलर वेट दिया। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन
वेट ऑफ NaBr यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट दिया 20.6 ग्राम, ठीक है। और जो हमारा वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेट विल 500 ml, ठीक है। एंड मॉलिकुलर वेट भी दिया, मॉलिकुलर वेट ऑफ NaBr इज 103 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो इन सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ से आ गया मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट 20.6 ग्राम डिवाइड बाई 103 इंटू 500 इंटू 1000। सो यहाँ से आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट सॉल्व करता हूँ। 20.6 इंटू 2 डिवाइड बाई 103। सो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ रहा है मोलैरिटी 0.4 मोलर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय डिजॉल्विंग 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl in 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। गिवन क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl इज 58.5। सो यहाँ पे दो टर्म आता है, एक आता है मोलैलिटी एंड एक आता है मोलैरिटी। ये बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो जो हमारा मोलैरिटी होता है इसमें हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो हमारा मोलैलिटी होता है हम इसमें देखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक हमने जितना भी केस देखा कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स देखा होगा उसमें हमने हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की है, सॉल्यूशन की बात की है। लेकिन जो हमारा मोलैलिटी होता है इसमें हम हमेशा सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी, और गिवन क्या है, वेट ऑफ NaCl इज इक्वल टू 11.7 ग्राम, ठीक है। अमाउंट दिया है हमारा वेट ऑफ वाटर that is equal to 500 ग्राम, और मॉलिकुलर वेट दिया है, मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी क्या होता है। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 11.7 इंटू 1000 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू 58.5 इंटू 500। सो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, कैंसिल आउट हो गया, 11.7 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाई 58.5। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 0.4 मोलल। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बोल रहा है इन ए शुगर सिरप 214.2 ग्राम ऑफ सिरप कंटेन्स 3.42 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैलिटी पूछ रहे हैं ऑफ शुगर इन द सिरप। सो देखो इसमें हमें दिया है कि जो हमारा मान जो एक सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन का जो वेट दिया है 214.2 ग्राम, और इसमें जो शुगर प्रेजेंट है हमारा, शुगर का वेट दे दिया हमारा 3.42 ग्राम। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोलैलिटी, और मॉलिकुलर वेट भी दिया है, मॉलिकुलर वेट ऑफ शुगर दैट इज गिवन 342 ग्राम पर मोल। और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे,
मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो 214.2 ग्राम है ये सॉल्यूशन का वेट है, ना कि सॉल्वेंट का। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालेंगे? जो टोटल सॉल्यूशन का वेट है इसमें से माइनस कर देंगे सॉल्यूट का वेट। तो जो हमारा यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा वो हो जाएगा 214.2 माइनस 3.42। सो यहाँ से आएगा हमारा 214.2 माइनस 3.42, ये आ जाएगा हमारा 210.78 ग्राम। सो अब इसको हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट है 3.42 इंटू 1000 डिवाइड बाई 342 इंटू जो सॉल्वेंट का वेट आया 210.78। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.055 मोलर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी सॉल्व करना तो देख लेना जो वेट दिया वो सॉल्यूशन का दिया या सॉल्वेंट का, क्योंकि जो हम मोलैलिटी लेते हैं उसमें हम हमेशा सॉल्वेंट का ही वेट कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन आर डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ऑफ वाटर एंड एसीटोन। ठीक है, ये देखो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? मोल फ्रैक्शन, मान जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, अगर हमारा दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन हो। इसमें क्या क्या दिया है? गिवन वेट ऑफ एसीटोन that is equal to 5.8 ग्राम। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन ये दिया है हमारा 58 ग्राम पर मोल। सो यहां से जो हमारा मोल आ जाएगा, मोल्स ऑफ एसीटोन, ये हो जाएगा तुम्हारा वेट, यानी कि वेट हमारा 5.8 ग्राम है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 58। सो ये आ गया हमारा 0.1, ये हो गया मोल ऑफ एसीटोन, मोल्स। ठीक है, ऐसे ही वाटर का वेट है, वेट ऑफ वाटर ये क्या कितना दिया? 450 ग्राम एंड वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर तो पता ही है 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, सो यहाँ से जो हमारा मोल्स आ जाएगा ये आ जाएगा 450 डिवाइड बाई 18, यानी कि 450 डिवाइड बाई 18 25। ठीक है, 25 मोल्स। ठीक है, सो यहाँ से हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ एसीटोन कितने हैं? 0.1 डिवाइड बाय टोटल मोल 0.1 प्लस 25। ठीक है, तो ये आएगा 0.1 डिवाइड बाय 25.1। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा एसीटोन दैट इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 25.1, यानी कि 0.00 सॉरी 0.0039। ठीक है, ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा?
मोल्स ऑफ वाटर कितना है 25, टोटल मोल्स है कितना 25.1। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25 डिवाइड बाई 25.1 यानी कि 0.996। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक, आंसर। इसको अगर हम यहाँ पे एक और तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते थे, जैसे हमने यहाँ से एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा, हम इस 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कंपोनेंट का टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2.03 मोलर सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, हैज डेंसिटी ऑफ 1.017 ग्राम पर ml। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन। सबसे पहले लिख लो गिवन क्या दिया है। मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी ऑफ एसिटिक एसिड ये दिया है 2.03 मोलर। ठीक है, डेंसिटी दिया है 1.017 ग्राम पर ml। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास दिया है एसिटिक एसिड का, ये हो गया 60 ग्राम पर मोल। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मोलैलिटी। अभी कुछ देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रिलेशन बताया था मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। सो क्या होता है वो रिलेशन? तो जो मोलैलिटी होता है वो होता है 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो मोलैरिटी दिया है, डेंसिटी दिया है और मॉलिक्यूलर मास भी दिया है। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा 1000 इंटू जो हमारा मोलैरिटी है 2.03 मोलर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी कितना है 1.017 माइनस मोलैरिटी 2.03 इंटू 60 मोलर मास। ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 2030 डिवाइड बाई 1017 माइनस 2.03 इंटू 60 121.8। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2030 डिवाइड बाई 1017 माइनस 121.8 यानी कि 895.2। यहाँ से 2030 डिवाइड बाई 895.2। सो यहाँ से जो आ रहा है 2.267 मोलैलिटी। सो यहाँ से यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 2.267, इसको हम नियरेस्ट वैल्यू में लिख सकते हैं 2.27। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? फॉर ए लेबोरेटरी वर्क नाइट्रिक एसिड HNO3 is commonly used in experiments from the commercially available nitric acid solution और 68% परसेंटेज दे दिया तुम्हारा, परसेंटेज वेट बाई वेट 60%। ठीक है, aqueous solution of nitric acid is given if the density of the solution is 1.504 means density भी दे दिया 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है, solution, then what will be the molarity of the acid present in it। सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी क्या होगा। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले मैंने रिलेशन बताया था, यदि हमारा परसेंटेज
दिया हो और वहाँ से हमें मोलैरिटी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, एक मिनट, वैल्यू पुट करेंगे, परसेंटेज हो गया 60 इंटू डेंसिटी हो गया तुम्हारा 1.504 इंटू 10 डिवाइड बाई जो इसका नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 63। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मोलैरिटी आएगा इसको क्या होगा 63 इंटू 1.504 इंटू 10, ये आ गया हमारा 947.52 डिवाइड बाई 63। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डिवाइड बाई 63। सो जस्ट ए मिनट, लग रहा है मैंने गलती किया है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो परसेंटेज है हमारा वो है 68, सॉरी ये 68 मैंने यहाँ पे 60 लिया है। ठीक है, सॉरी ये हो गया 68, सो यहाँ पे आएगा 68 इंटू 1.504 इंटू 10 डेट इज इक्वल टू डिवाइड बाई, ये आ गया हमारा 1022.72 डिवाइड बाई 63, आ गया 16.23, आ गया 16.23 मोलर। ठीक है, हो गया आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो अगर हमारे पास वो रिलेशन नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाते हैं, और हम जानते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है। सो इसलिए जो हमारे पास जो टिक्स होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो ये सब टिक्स याद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10%। ठीक है, सो परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन है 10%। व्हाट इज द मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछ रहा है ऑफ द सॉल्यूशन, एंड द मोल फ्रैक्शन भी पूछ रहा है ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी दे दिया 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट विल द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और यहाँ पे डेंसिटी देने के बाद मोलैरिटी भी पूछ रहा है। ठीक है, देखो ये होगा ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट 180 ग्राम पर ml होता है, पर मोल होता है। जस्ट वेट एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले रहा हूँ मैं, ग्लूकोज ठीक है 180 ग्राम पर मोल ही होता है। ठीक है, सो देखो हमें दिया है, परसेंटेज दे दिया, डेंसिटी दे दिया और मोलिकुलर वेट पता है। ठीक है, सो हम यहाँ से पहला चीज निकाल सकते हो है मोलैरिटी। ठीक है, देखो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो यहाँ पे परसेंटेज हो गया हमारा 10 इंटू डेंसिटी हो गया 1.2 इंटू 10 डिवाइड बाई 180। सो यहाँ से जो हमारा मोलैरिटी आया वो आ गया हमारा, कैलकुलेट करके एक मिनट, सो यहाँ से जो हमारा मोलैरिटी आया 0.66। ठीक है, 66 मोलर, ये हो गया हमारा मोलैरिटी। इसके बाद अगर हमें मोलैरिटी पता चल गया तो मोलैरिटी से हम मोलैलिटी निकाल सकते, जो फार्मूला रिलेशन मैंने बताया था, तो उसका रिलेशन क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल होता है 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो वैल्यू पुट करेंगे इसमें,
1000 इंटू 1.2 नहीं होगा, सॉरी जस्ट ए मिनट। मोलरिटी कितना है 0.66 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी 1.2 माइनस 0.66 इंटू मोलिकुलर वेट है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 660 डिवाइड बाय 1200 माइनस 180 इंटू 0.66 118.8। ठीक, यहाँ से आएगा हमारा 660 डिवाइड बाय माइनस 108.8 1081.2। ठीक है, सो यहाँ से 660 डिवाइड बाय 81.2। सो यहाँ से जो फाइनल आंसर आ रहा है 0.61 मोलर। ठीक है, सो ये आ गया हमारा मोलैलिटी। सो यहाँ से हमने मोलैलिटी निकाल लिया, मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, और बच गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देखो हमारा दिया है, यहाँ पे दे दिया है परसेंटेज वेट बाय वेट। सो परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है 10%। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर में डिजोल्व है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा वेट ऑफ ग्लूकोज हो गया 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज ये पता है हमारा 180 ग्राम। ठीक है, सो यहाँ से जो मोल्स हो जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज वो हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 180, ये हो जाएगा 0.055 मोल्स। ठीक है, इसके बाद वेट ऑफ वाटर। अब देखो वेट ऑफ वाटर 100 नहीं होगा, ये 100 जो है उस सॉल्यूशन का वेट है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 100 माइनस 10 दैट विल बी 90 ग्राम। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का पता ही है, वो होता है 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वाटर का। सो यहाँ पे जो मोल्स हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 18, ये होता है 18, 5 मोल्स। ठीक है, ये हो गया वाटर का। ठीक है, इसके बाद मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे, यहाँ से मोल्स पता चल गया तो पहला निकालते मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये कितना मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.055 डिवाइड बाई 5 टोटल मोल्स प्लस 0.055, तो यह आएगा 0.055 डिवाइड बाई 5.055। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाई 5. ये आ गया 0.01, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का। ठीक है, इसके बाद ऐसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर यानी कि 5 डिवाइड बाय 5.055 टोटल मोल्स। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा 5.05 यानी कि 0.989। सो ये हो गया वाटर का। सो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स का। इसके बाद हमने मोलैरिटी निकाल दिया और मोलैलिटी में निकाल दिया। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है 10 ml, ठीक है। और इसकी डेंसिटी भी दिया है, डेंसिटी दिया है 0.789 ग्राम पर ml, ठीक है। यहाँ से डेंसिटी दिया और वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ से हम इसका वेट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि जो D इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से मास इज इक्वल टू D इंटू वी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.789 मीन्स 7.89 ग्राम सॉल्यूट हो गया, ठीक है। इसके बाद दिया है हमारा, इज डिजॉल्व इन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रिपेयर 100 ml सोल्यूशन, मीन्स जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, ठीक है। और जो इसका डेंसिटी दिया है 0.982 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 इंटू 0.982 ग्राम पर ml, यानी कि आ जाएगा 98.2 ग्राम। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का, ठीक है। sorry, I think I am doing a mistake. Oh yes, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वेट का कोई काम नहीं है, इसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो आएगा मैं बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल। सो पहला पूछ रहा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो जाएगा। गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है दिया है 100 इंटू 100, यहाँ से आ गया हमारा 10%, परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है मास परसेंटेज मास बाई मास, सॉरी यहाँ पे मास को निकालना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 इंटू 0.982, यहाँ से आएगा 98.2 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 7.89 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 98.2 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 7.89 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाय 98.2, ये आ रहा है तुम्हारा 8.03 परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 7.89
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है 100 इंटू 100। सो यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम आया वो हो गया 7.89%। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट पता है कितना है 7.89 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? हमारा जो सॉल्यूट है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 मिनट में देखता हूँ। इथाइल अल्कोहल 46 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ से जो हमारा सॉल्व करने पे आंसर आएगा 46। यहाँ से जो हमारा मोलैरिटी आ रहा है 1.71 मोलर। ठीक है, मोलैरिटी भी निकल गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी देखते हैं। पांचवा मोलैलिटी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो क्वेश्चन में हमें अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया? वेट ऑफ सॉल्यूट पता है और वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, लेकिन हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 98.2 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 7.89 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 98.2 माइनस 7.89, ये आ गया 90.31 ग्राम। ठीक है, ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो इसको पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो जो यहाँ पे आ गया हमारा मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट 7.89, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 46, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 90.31 इंटू 1000, क्योंकि हमारा एक ग्राम में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा 7.89 2000 डिवाइड बाय 46 डिवाइड बाय 90.31, ये हमारा आंसर आ रहा है 1.899 मोलर। ठीक है, ये हो गया हमारा मोलैलिटी। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो देखो वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल पता है, वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल ये कितना है हमारा 7.89 ग्राम,
और जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यह हो गया 46। यहाँ पे मोल्स कितना हो जाएगा 7.89 वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 46। तो यहाँ पे हमारा मोल्स कितना आ गया 7.89 डिवाइड बाई 46 यहाँ पे 0.17 मोल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर कंसीडर करते हैं हमारा जो सॉल्वेंट है वाटर है, तो यहाँ से जो वेट ऑफ सॉल्वेंट ये आया था हमारा 90.31 ग्राम। हाँ ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ये 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ से हमारा मोल्स कितना हो जाएगा 90.31 डिवाइड बाई 18। सो यहाँ से आ गया 90.31 डिवाइड बाई 18 आ गया 5.017। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल ये हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है 0.17 डिवाइड बाई टोटल मोल्स यानी कि 0.17 प्लस 5.017। तो यहाँ से आएगा 0.17 डिवाइड बाई दोनों को ऐड करेंगे 0.17 प्लस 5.017 ये आ गया 5.187। सो यहाँ से जो आंसर आया हमारा 0.17 डिवाइड बाई 5.187 सॉरी ये आ गया 0.032। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल आ गया। और यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 0.32। तो यहाँ से नहीं सॉरी हाँ 0.032 0.032। ठीक, तो इसका आ जाएगा 1 माइनस 0.032 यह आ गया 0.968। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक, सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर जितने भी PYQs हो सकते थे हमने सॉल्व किया, कैसे कंसंट्रेशन टर्म को एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट करते, उसके ऊपर कुछ फार्मूलाज भी हमने देखा, जैसे ये फार्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो इन फार्मूलेज को याद कर लेना। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।